नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। प्रिय बच्चों नमस्कार। आज कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। मैं मनसाराम ध्रुवे, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर भोपाल। आज का शीर्षक विषय आंकड़ों के प्रकार एवं संग्रह पर अध्ययन करेंगे हम। सांख्यिकी में प्राचीन काल के समय में सांख्यिकी को राजा महाराजाओं द्वारा इस विज्ञान का साझा किया जाता था और सैन्य तथा व्यक्ति नीति बनाने के लिए राजाओं द्वारा अपराधों, सैन्य शक्तियों तथा जनसंख्या, धन आदि से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। परंतु आधुनिक युग में जबकि पूरे विश्व में कल्याणकारी राज्य की भावना का उदय हो चुका है, सांख्यिकी का प्रयोग सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जा रहा है। तो प्राचीन काल के समय में प्रिय छात्रों, प्राचीन काल के समय में राजा महाराजाओं द्वारा इस सांख्यिकी विषय का उपयोग किया जाता था, परंतु वर्तमान परिवेश में यह विषय राजा महाराजाओं का ना होकर के संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। सांख्यिकी विधियों के विकास होने के कारण आज यह केवल आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। आज इसके अंतर्गत समूहों का विश्लेषण द्वारा निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। आज लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान में सांख्यिकी रीतियों का सहारा लिया जाता है और वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, चिकित्सक, व्यापारी, कृषक आदि सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी के ऊपर ही निर्भर है। छात्रों, आज जो वर्तमान परिवेश है, सांख्यिकी विषय का प्रत्येक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, जहां तक संभव है कि संपूर्ण क्षेत्र में सांख्यिकी के माध्यम से ही सारा कार्य किया जाता है और आंकड़े भी संग्रह की जाती है। तो बच्चों, परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सांख्यिकी परिभाषा प्रोफेसर एडवर्ड जे.के. केने के अनुसार आज सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग ज्ञान एवं अन्वेषण की लगभग प्रत्येक शाखा, बिंदु रेखी कला से लेकर नक्षत्र भौतिकी तक और प्रत्येक प्रकार के व्यवहारिक संगीत रचना से लेकर निश्च पात्र के निर्देशन तक किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य प्रिय छात्रों कि जो वर्तमान परिवेश में सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग और सांख्यिकी ज्ञान का उपयोग अन्वेषण शाखा के माध्यम से, बिंदु रेखी कला के माध्यम से, भौतिकी और व्यवहारिक और संगीत संरचना के क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी मानव जीवन में महत्व का अध्ययन करते संख्यात्मक विश्लेषण के अंतर्गत किसी समय विषय के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। और एक सामाजिक विज्ञान का अनुसंधान, बच्चों, अनुसंधान का मतलब होता है खोज करना, बारीक से बारीक उसके बारे में जांच पड़ताल करना। तो अनुसंधानकर्ता संख्यात्मक विश्लेषण के ज्ञान के बिना एक अंधे व्यक्ति के समान है।
तो सांख्यिकी का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान से हम किसी कार्य को संपादन नहीं कर सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान का अनुसंधान संख्यात्मक विश्लेषण के लिए एक ज्ञान के बिना एक अंधे व्यक्ति के समान है, जो कि एक अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को जो वहां नहीं है टटोलता है। जिस प्रकार से किसी औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न उपकरणों या यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से आर्थिक क्षेत्र में भी विभिन्न सांख्यिकी रीतियों का और यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी रीतियां वे प्रक्रियाएं हैं जो संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, संगठन, संक्षिप्तीकरण, विश्लेषण, निर्वचन तथा प्रस्तुतीकरण में प्रयोग की जाती है। तो बच्चों, सांख्यिकी की बहुत रीतियां होती है। इन रीतियों की प्रक्रिया के माध्यम से तथ्यों को किस प्रकार से इकट्ठा किया जाता है, संकलन किया जाता है, फिर संगठित किया जाता है, पर उसका समुचित रूप में विवरण और उसमें विश्लेषण, तुलना करके फिर उसको प्रस्तुतीकरण किया जाता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर परिभाषा कैम्पलेन के अनुसार आंकड़ों के ढेर में छिपे आधारभूत सत्य को बाहर निकालने के यंत्र सांख्यिकी रीतियां होती है। प्रोफेसर कैम्पलेन ने परिभाषा दिया है कि छात्रों, आंकड़ों के ढेर में छिपे आधारभूत सत्य को बाहर निकालने के लिए एक यंत्र के समान सांख्यिकी होती है। प्रोफेसर तारो मायनो के अनुसार सांख्यिकी विभिन्न विषयों के आंकड़ों का विवरण तथा विश्लेषण करने के लिए सामान्य यंत्रों की एक पेटी के समान है। जिस प्रकार से कपास से कपड़ा बनाने में अनेक निर्माण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से प्रारंभिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों को सरल और सुगम बनाने के लिए उनमें निहित आधारभूत सत्य को प्रकट करने के लिए विभिन्न सांख्यिकी यंत्रों की सहायता लेना पड़ती है। तो प्रोफेसर तारो यामनो के अनुसार परिभाषा जो दी गई है वास्तव में सत्य है, और इसी के माध्यम से और इसकी सहायता के माध्यम से विभिन्न आंकड़ों का विवरण और विश्लेषण करने में सहयोग और आंकड़ों को निष्कर्षात्मक बनाने के लिए संकलन, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। छात्रों, हमको सांख्यिकी का जो भी अध्ययन करते हैं, इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उस आंकड़ों का निष्कर्ष निकालना पड़ता है और निकालने के बाद उसे प्रस्तुति करना पड़ता है। आंकड़ों के अध्ययन के बारे में छात्रों हमको बारीक से बारीक अध्ययन करना है। हमने पहले अध्ययन किया था सांख्यिकी का, अब हम अध्ययन करेंगे आंकड़ों का अध्ययन। तो छात्रों, आपको किसी भी देश के मूलभूत समस्याओं से संबंधित कुछ विशेष अध्ययनों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इस अध्ययन के लिए आवश्यकता है कि हम आर्थिक तथ्यों को संख्याओं के रूप में भली भांति जाने कि हम इस प्रकार के आर्थिक तत्वों को आंकड़ों कहते हैं। बच्चों, आंकड़ों का अध्ययन करने के लिए मूलभूत समस्याओं से संबंधित विशेष अध्ययन के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए, और उसके साथ साथ आर्थिक तथ्यों और संख्याओं के रूप में भली भांति हमें परिचित होना चाहिए। इस प्रकार से हमें आर्थिक तथ्यों के आंकड़े भी कहते हैं। इन आर्थिक समस्याओं के बारे में आंकड़ों की संग्रह करने का उद्देश्य हमारा इन समस्याओं के विभिन्न कारणों को जानना है और उनकी व्याख्या भी करना है। दूसरे शब्दों में, हम उनका विश्लेषण करने के लिए कोशिश तो करते हैं, पर आर्थिक समस्याओं के बारे में आंकड़ा संग्रह करने के लिए उसके साथ साथ उद्देश्य और समस्याओं और विभिन्न कारणों को भी जानना अत्यावश्यक है। उदाहरण के लिए, जब हम निर्धनता के कारण
उत्पन्न कठिनाइयों का विश्लेषण करते हैं, तब हम इसकी व्याख्या विभिन्न कारकों के माध्यम से करते हैं, जैसे बेरोजगारी, लोगों की निम्न उत्पादकता, पिछड़ी हुई प्रौद्योगिकी आदि के रूप में करने की कोशिश करते हैं। अब हम समझ गए हैं कि किसी भी आर्थिक समस्या के विभिन्न कारकों के संबंधित आंकड़ों के बिना उस समय का कोई विश्लेषण संभव नहीं है। सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों को एकत्रीकरण और प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण से है। तो बच्चों, हमने उदाहरण के माध्यम से हमने इस बिंदु को समझा कि आंकड़ों का विश्लेषण करते समय किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं और विभिन्न कारकों के, जैसे हमारे बेरोजगारी, देश के अंदर बड़े पैमाने में बेरोजगारी है और लोगों की निम्न उत्पादकता भी है और हमारे देश की पिछड़ी हुई प्रौद्योगिकी भी है। तो इसके बारे में हम कोशिश करते हैं कि आर्थिक समस्याएं और विभिन्न कारकों संबंधित आंकड़ों का अध्ययन के बिना उस समय में कोई विश्लेषण संभव नहीं है। सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों से ही होता है। ये आंकड़े भौतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक या किसी क्षेत्र से भी हो सकते हैं। यहाँ हमारा संबंध अर्थशास्त्र के क्षेत्र के आंकड़ों से ही है। आप आंकड़ों के स्रोतों एवं आंकड़ों का संग्रह की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे और आंकड़ों के संग्रह के उद्देश्य किसी समस्या को स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को दर्शाता है। बच्चों, हम आंकड़ों के संग्रह के बारे में अध्ययन के साथ साथ आगे अध्ययन के बाद आप इस योग्य होंगे कि सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन में सबसे पहले इस बात पर विचार करना होता है कि अनुसंधान का उद्देश्य एवं क्षेत्र क्या होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो आंकड़ों का संग्रह करते हैं सांख्यिकी में, और अनुसंधान का तात्पर्य बच्चों खोज करना, बारीक से बारीक उस क्षेत्र में खोज करना, आंकड़े और संबंधित आंकड़ों को संग्रह करना। तो अनुसंधान का आयोजन से सबसे पहले हमें विचार करना होता है कि हमारा क्या उद्देश्य है, इन आंकड़ों से हमारा क्या उद्देश्य है और किस क्षेत्र के आंकड़े हैं। तो अनुसंधान का उद्देश्य पर यह निर्भर करता है कि कौन कौन से आंकड़ों को संकलित किया जाए या करना चाहिए। संबंधित आंकड़ों को संग्रह की विधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे और आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य किसी समस्या को स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को दर्शाता है और इन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत के खाद्यान्नों का उत्पादन मिलियन टन में। तो छात्रों, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि 1970-71 में हमारे यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन 108 मिलियन टन और 78-79 में 132 टन और 1990-91 में 176 मिलियन टन और 1997-98 में 194 और 2001-2002 में 212 और 2015-16 में 252, 2016-17 में 272 और 2017-18 में लगभग 282। तो यहाँ पर हम x तथा y मूल्य आंकड़े हैं जिनके द्वारा हम भारत के खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो खाद्यान्न उत्पादन के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। आंकड़ा ही एक ऐसा साधन है जो सूचना पड़ती प्रदान कर समस्या को समझने में सहायक होता है। तो बच्चों, सांख्यिकी में आंकड़ों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और आंकड़ों के माध्यम से ही हम
विभिन्न साधनों और सूचनाओं की समस्या को समझने के लिए आंकड़े महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आंकड़े तथा उनके प्रकार के बारे में अपन बच्चे आगे अध्ययन करते हैं। संकलन की दृष्टि से ये आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति हेतु संकलित किया जाता है। जांच पड़ताल या पूछताछ करके आंकड़े एकत्रित कर सकता है। ऐसे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं। चूंकि यह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी यह आधारित होती है। तो बच्चों, हम जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं, प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा आमने सामने पहली बार वहां जाकर के जो संग्रह किया जाता है, संकलित किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है, पूछताछ करके आंकड़े इकट्ठा किया जाता है, वह प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। और प्राथमिक आंकड़ों के प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह निम्नलिखित विधियों से किया जा सकता है। यह विधियां प्राथमिक विधियां ही भी कहलाती है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति और सूचकों द्वारा अनुसूचियां और प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्ति और प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भराना। तो बच्चों, हम इसको विस्तार से आगे हम बता रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अनुसंधान, इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाकर उन व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करता है। इस विधि द्वारा मौलिक आंकड़ों का संग्रहण होता है और संग्रहण आंकड़े अधिक विश्वसनीय नहीं होते हैं और आंकड़ों का संग्रहण एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है अतः आंकड़ों में सजातीयता तथा एक रूपता बनी रहती है। इस विधि द्वारा सत्य तथा विस्तृत जानकारी प्राप्त करना संभव होता है। दूसरा, प्रत्यक्ष एवं मौखिक अनुसंधान। इस विधि को सफलता प्रश्नकर्ता और व्यक्तिगत गुणों जैसे चतुराई से साहस और जानकारी प्राप्त करने की इच्छा पर निर्भर करती है। इस विधि में संग्रह तथ्यों को पूर्णतः सत्य नहीं मान लेना चाहिए, वरन इसमें जाने अनजाने में किए गए पक्षपात की छूट भी दी जानी चाहिए। तो बच्चों, इस मौखिक अनुसंधान के अंतर्गत इस प्रकार की विशेषताएं आप हमको देखने को मिलता है। इस रीति में व्यापक क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस विधि के माध्यम से समय और धन परिश्रम की बचत होती है और इस विधि के माध्यम से विशेषज्ञों की राय, उनके सुझाव प्राप्त किए जा सकते हैं। संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। बच्चों, संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थानीय व्यक्तियों या विशेष संवाददाता नियुक्त कर दिए जाते हैं और इस विधि के माध्यम से मितव्ययता होती है क्योंकि इसमें समय, धन, परिश्रम की बचत होती है। इस विधि से दूरस्थ क्षेत्रों से निरंतर सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। सूचकों द्वारा अनुसूचियां, प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना। छात्रों, इस विधि के माध्यम से और इस विधि द्वारा संकलन हेतु एक अनुसूची या प्रश्नावली तैयार की जाती है और प्रश्नावली में अनुसंधान से संबंधित प्रश्न होते हैं और इस प्रश्नावली को सूचकों के पास डाक द्वारा भेज दिया जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि जैसे उदाहरण के लिए वर्तमान परिवेश में मोबाइल, ऑनलाइन, व्हाट्सएप, एसएमएस आदि का प्रयोग बड़े पैमाने में किया जाता है, तो यह विधि मितव्ययी होती है। तो सूचकों के द्वारा सूचनाएं प्रश्नावली भरवाकर सूचनाएं प्राप्ति करने में आसान हो जाती है।
प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाना, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवा करके प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयां आती है तथा सूचनाएं भी अपूर्ण, अपर्याप्त तथा अशुद्ध होती है। प्रशिक्षक प्रगणक योग्य, ईमानदार, निष्पक्ष और मेहनती, धैर्यवान, अनुभवी तथा व्यवहार कुशल होना चाहिए। तो प्रगणकों में इस प्रकार की गुण होना चाहिए और प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरना इस विधि द्वारा अत्यधिक व्यापक क्षेत्र में सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है और इसमें जटिल प्रश्नों को शुद्ध और विश्वसनीयता उत्तर प्राप्त हो जाते हैं और इस विधि से शुद्धता की मात्रा भी अधिक होती है। प्रश्नावली एवं अनुसूची में प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण में प्रायः प्रश्नावली एवं अनुसूची का प्रयोग किया जाता है और प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें प्रश्नों के उत्तर स्वयं सूचकों द्वारा भरे जाते हैं। अनुसूची प्रश्नों की वह सूची होती है जो प्रश्न उत्तर प्रगणक को सूचकों को पूछ करके भरे जाते हैं। तो प्रिय छात्रों, तो प्रश्नावली अनुसूची में किस प्रकार से प्रश्नावली और अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर और प्रश्नों की सूची किस प्रकार से भरे जाते हैं, इसके संबंध में आप लोग डीपली अध्ययन करना। बच्चों, हमको द्वितीय आंकड़ों के बारे में अध्ययन करना है। तो द्वितीय आंकड़े कौन से कहलाते हैं? तो द्वितीय आंकड़े वे होते हैं जिनका संकलन मौखिक रूप से किसी विशेष अनुसंधान के लिए किया गया हो, परंतु उन्हें किसी अन्य अनुसंधान द्वारा प्रयुक्त किया हो, परंतु जब उन जनगणना द्वारा उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग कोई अनुसंधान करता है तो ये समंक या आंकड़े कहलाते हैं। तो बच्चों, द्वितीय आंकड़े वे होते हैं जिनका संकलन मौखिक रूप से पूर्व में किसी संस्थान या किसी के द्वारा शासन प्रशासन द्वारा पूर्व से ही आंकड़े इकट्ठा की गई हैं और उन्हें पुनः हमारे द्वारा उन्हीं को अध्ययन करके नोट किया जाता है। वह आंकड़े द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीय आंकड़ों का संग्रह किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित, विश्लेषण एवं प्रकाशित सांख्यिकी सामग्री और द्वितीय आंकड़े कहलाती है। इसी प्रकार से प्रकाशित स्रोत सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं विभिन्न विषयों पर सांख्यिकी सामग्री प्रकाशित की जाती है और सरकारी प्रकाशन, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं विभिन्न विषयों पर सांख्यिकी सामग्री प्रकाशित करती रहती है। उसी के साथ साथ समितियों और आयोगों के प्रकाशन, सरकार विभिन्न विषयों पर जांच कराने तथा विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के लिए जांच समितियों एवं आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदन और वित्त आयोग, आय के वितरण, जांच समितियां, कृषि मूल्य आदि विभिन्न आयोगों के माध्यम से जो प्रकाशन की जाती हैं वे आंकड़े द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। अर्ध सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे नगर महापालिका, नगर निगम, जिला परिषद, पंचायतें आदि समय समय पर सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जन्म मरण आदि संबंधित। तो अर्ध सरकारी प्रकाशन जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न समय समय पर आंकड़े प्रकाशित की जाती हैं। ये द्वितीय आंकड़े संबंधित कहलाते हैं। व्यापारिक संस्थाओं एवं परिषदों के प्रकाशन, अनेक बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं जैसे हमारे देश में टाटा सैन्य लिमिटेड, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ, श्रम संघ अपने उत्पादन के
लाभ आदि ये द्वितीय आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं। अनुसंधान संस्थाओं का प्रकाशन। अनुसंधान संस्थाएं हमारे देश में बड़े पैमाने में अनुसंधान संस्थाएं हैं। विश्वविद्यालय में शोध और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, व्यापारिक आर्थिक शोध संस्थान और राष्ट्रीय परिषद आदि इन बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से जो अनुसंधान के आंकड़े प्रकाशित की जाती है, ये द्वितीय आंकड़े कहलाती है। और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाचार पत्र पत्रिकाएं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, कॉमर्स आदि ये आंकड़े भी द्वितीय आंकड़े होते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे राष्ट्र संघ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष महत्वपूर्ण आंकड़ों के संग्रहण प्रकाशन आदि किया जाता है। ये आंकड़े सब द्वितीय आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय आंकड़ों के प्रमुख स्रोत, यहाँ पर हम द्वितीय आंकड़ों के प्रमुख स्रोत के संबंध में सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों का अध्ययन करेंगे। तो भारतीय जनगणना, बच्चों भारत की जनगणना के बारे में आप भली भांति परिचित हैं, फिर भी हम अध्ययन करते हैं कि जनसंख्या के जो आंकड़े जनगणना द्वारा संकलित किए जाते हैं, एक निश्चित प्रदेश में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों का संबंध में जनांकी और आर्थिक सामाजिक तथ्यों का संग्रहण, संपादन एवं प्रकाशन करने की संपूर्ण प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण एवं संगठन, इस संगठन का उद्देश्य है देश की राष्ट्रीय आय की गणना करना, आयोजन तथा नीति निर्धारण में आंकड़ों को एकीकृत करना। राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन के प्रमुख कार्य, मंत्रालयों के लिए आंकड़े संग्रह एवं योजना आयोग, राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था, विभिन्न आर्थिक सामाजिक पहलुओं पर आंकड़ों का संग्रह करना। आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक सर्वे और रोजगार, उपभोग मूल्य, मजदूरी आदि। कृषि के क्षेत्र में कृषि संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करना, राज्यों के पैदावार का अनुमान लगाना। और उद्योग के क्षेत्र में उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण, प्रत्येक वर्ष के नियमित रूप से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक में बैंकिंग संबंधित क्रियाकलापों पर संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण। तो आर्थिक नीतियां और आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थिति, मुद्रा ऋण, मुद्रा का मूल्य, सरकारी वित्तीय बाजार और अनुसंधान कार्य आदि क्षेत्र में। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े दोनों में अंतर। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं और अनुसंधान इन्हें स्वयं एकत्रित करता है। द्वितीय आंकड़े मौलिक नहीं होते हैं, वे किसी व्यक्ति द्वारा, अनुसंधान संस्थान द्वारा पूर्व काल से एकत्रित किया जा सके। प्राथमिक आंकड़े का संकलन धन और समय, परिश्रम, बुद्धि प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि योजना नए सिरे से प्रारंभ करना पड़ता है। द्वितीय आंकड़ों में केवल उद्योग करना पड़ता है, इसलिए इसमें धन और समय, परिश्रम, बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। बच्चों, प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग सावधानी पूर्वक कम आवश्यकता होती है और द्वितीय आंकड़ों में प्रयोग करने में बहुत सावधानी की अधिक आवश्यकता होती है। गृह कार्य, सांख्यिकी की परिभाषा एवं अर्थ लिखिए और आंकड़ों के प्रकार लिखिए। प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं? द्वितीय आंकड़ों का क्या आशय है? प्राथमिक और द्वितीय आंकड़ों में अंतर बताइए। प्रश्नावली एवं अनुसूची से आप क्या समझते हैं? धन्यवाद बच्चों।